ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं नेशनल इनकम, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। अब कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को हम लेकर चलेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में पहला जो पार्ट आ रहा है, बेसिकली फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम का मतलब बताया, इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। और ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है और फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहाँ क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस राइट नाउ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ रिकॉर्डिंग। साल के अंदर का ही होगा है। रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉर्मल रेजिडेंट इज सेट। पहली बात तो रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट एक ही बात है, तो क्वेश्चन फ्रेम होगा, आपको बोलना है एक ही आंसर है। इज सेट टू बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूट हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहा है एक साल के अंदर जो बात हो रही है, और मोर, एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। मैं अपनी कंट्री में रह रहा हूँ, मेरा फोकस भी यहीं पे है, मैं कमाता भी यहीं पे हूँ, टैक्स भी यहीं पे देता हूँ, तो क्या हो गया नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट। अब बात आती है नॉन रेजिडेंट, ठीक है, एनआरआई बोलते हैं ना। दो सिटीजन हु विजिट होम कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, रिक्रिएशन, हॉलिडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज और स्पोर्ट्स आर नोन। तो कल को पूछेगा मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई अमेरिका से इंडिया में आ रहा है तो वो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट। पढ़ने के लिए आ रहा है, नॉन रेजिडेंट। यहाँ से बच्चा पढ़ने के लिए कनाडा जा रहा है तो कनाडा वाला वो नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना। इस तरह से अब आ रहा है नेशनल इनकम। दो तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, एक होता है करंट प्राइसेस से, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस से। तो करंट, पहली बात तो इनकम का फॉर्मूला मैंने बताया था, इनकम इज इक्वल टू वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एक्चुअली 10 चीजें बनाई एट द रेट ऑफ 100, तो 1000 रुपए टोटल इनकम आ गई ना। तो ये बोल रहा है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्राइस ऑफ द गुड्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल है करंट। लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस के अंदर क्या लेना पड़ेगा, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट ए कांस्टेंट प्राइसेस। तो y डैश मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय p डैश। नेशनल इनकम एंड कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ईयर और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। तो एक तो होता है करंट ईयर, एक बेस ईयर होता है। जैसे इकोनॉमी के अंदर 10 साल का पुराना एक बेस ईयर लिया जाता है, हर का फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो वो निकालेंगे तो हमारा कांस्टेंट प्राइस का। यहां से आपका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, तो थोड़ा सा मैं पहले इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या होता है। ये आप सबने पढ़ा भी होगा 12th क्लास के अंदर, तो ये समझने वाली बात है। जैसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या डोमेस्टिक इनकम, या बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझे। तो 3 मैंने बेसिक फॉर्मूले बनाए हुए हैं। कभी भी ग्रॉस से नेट पे जाना, ग्रॉस से नेट पे जाना, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो एमसीक्यू में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो लेस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब होता है जो भी ग्रांट्स वगैरह दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, इट इज कॉल्ड सब्सिडीज। और तीसरा फॉर्मूला मिल जाता है हमारा ग्रॉस से, सॉरी ग्रॉस को लिख दिया, ग्रॉस हो गया था, डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक से, आई थिंक दिस कलर इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तीसरा हमारा डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, यानी कि डी से एन में जाना, ठीक है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको जाना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे या नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, तो हम इसमें प्लस करेंगे
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। अब फ्रॉम का मतलब होता है आ रही है, लेकिन कई बार क्या होता है टू होता है तो वो माइनस कर देंगे, और अगर दोनों तो प्लस माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा। आ रहा है 100 रुपये, जा रहा है 50 रुपये, तो नेट हुआ 50, आ रहा है 50 रुपये, जा रहा है 100 रुपये, तो वो आप माइनस 50 माइनस कर देना होगा, ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा। दिस थिंग इज क्लियर। तो पहला हमने बता दिया था जीडीपी एट एमपी, तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं, एमपी का मतलब क्या हुआ, ये देखो कई बार एमपी लिखा आता है, कई बार एफसी लिखा आता है। एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब मैं बोलूँ ये पेन कितने का, 10 रुपए का मार्केट प्राइस, क्योंकि इंक्लूडिंग टैक्सेस है। फैक्टर कॉस्ट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, एमपी से एफसी पे जाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब होता है पूरे, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एक साल में डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना होता है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो ही डेप्रिसिएशन लेस होगा ना। फिर आ रहा है एनडीपी एट एमपी, भी मैंने बता दिया, एनडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी माइनस पे डेप्रिसिएशन, वो भी मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाया है। ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना, माइनस डेप्रिसिएशन, देखते हैं। ये सारी टर्म्स मैंने एक तीन फॉर्मूले के अंदर आपको समझाई है। फिर जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस में जो जीडीपी एट एमपी था उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दो, तो डोमेस्टिक से क्या बन गया, नेशनल। ये भी फॉर्मूला बताया था ना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने। एनएनपी एट एमपी, जो जीडीपी था, ये जीडीपी है, यानी कि ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना तो क्या लेस करना होता है, डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस से नेशनल पे जाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए, ठीक है, तो दोनों चीजें करें। फिर आ रहा है फिर आ रहा है जीडीपी टैक्सी, एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा, ठीक है ना, एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा। फिर आ रहा है एनडीपी टैक्सी, जीडीपी एट एमपी, एक हमारे को कांस्टेंट मानना है, जीडीपी एट एमपी गिवन है। इसके बाद में फॉर्मूले की प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कराएंगे आप। तो जीडीपी एट एमपी से आपको एनडीपी पे जाना है, एमपी से एफसी में जाना माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ग्रॉस से नेट पे भी जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आ रहा है जीडीपी एट एफसी गिवन था, जीएनपी यानी कि सिर्फ डी से एन बनाना है, प्लस एनएफआईए। एनएनपी एट एफसी, जीएनपी गिवन है क्योंकि जीएनपी निकल गया, अब क्या बनाना है, नेट सिर्फ डेप्रिसिएशन, जो चीज निकलते जा रही है उसको निकाल के कुछ भी प्लस माइनस कर। डेप्रिसिएशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तीन तरह का होता था, जिसमें मेनली आता है नॉर्मल, वियर एंड टियर। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब बता दिया, जो गवर्नमेंट को देती है उसमें से माइनस सब्सिडीज करनी पड़ेगी, आईटी माइनस सब्सिडीज टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मैं तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। वो इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, क्या लिखा हुआ है, एनएफआईए। टू होगा तो माइनस होगा, देगा भैया, फ्रॉम है तो वहां से आ सकते हैं। तो क्या क्या आ सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए में, क्या है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मेरा मकान है भैया अमेरिका में, वहां से रेंट हो सकता है, नेट रिटेनिंग अर्निंग, जो इनकम है उसको मैंने अपने पास। अब दो टर्म और नहीं आ रही है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। It refers to market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. तो क्या बोल रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर करंट प्राइसेस पे जो ली जाती है, इट इज आल्सो कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइसेस और मॉनेटरी जीडीपी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, मॉनेटरी जीडीपी क्या होता है, आंसर इज जीडीपी एट करंट, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर मार्केट वैल्यू में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाएंगी। और रियल जीडीपी क्या होता है, जो नॉमिनल आया डिवाइडेड बाय करंट प्राइसेस कर दो मल्टीप्लाई बाय, जो नॉमिनल आया डिवाइडेड बाय करंट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू हैव रेड इन योर 12th क्लास। देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नंबर वन इज वैल्यू एडेड, उसी को हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, उसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि वैल्यू एडेड के और दूसरे नाम बताओ, तो मैं लिख देता हूँ,
इसी को बोलते हैं आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड। दूसरा हमारा इनकम मेथड, तीसरा हमारा एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड क्या बोल रहा है, जीडीपी और जीएमपी निकालने के लिए जीवीए, जीवीए का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड। तो जीडीपी जहां पे भी लिखा है उसको हम जीवीए भी बोल सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी, एमपी जितनी भी हमारी आउटपुट हुई है, ठीक है, यानी कि सेल हुई है, उसमें से आपने जो खर्चा किया वो घटाओगे। अभी तो वैल्यू एडेड हुई है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्रेड पकौड़ा बेचा गया 10 रुपए, तो उसमें भैया आपके इनकम होगी 10 रुपए, ऐसा तो नहीं हुआ। आपकी इनकम क्या है, ब्रेड का खर्चा हटाओ, लेबर का खर्चा हटाओ, और मसाले घी जो भी लगा वो हटाने के बाद आपके पास 1-2 रुपए बचेंगे। तो वो है वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिशन। ठीक है, लकड़ी से बेंच बनाए तो लकड़ियां तो लगेंगी ना, लेबर तो लगेगी, कील भी लगेंगे, तो वो हटाना पड़ेगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी इसको क्या बोलते हैं, यानी कि सेल्स करी और जो स्टॉक बच गया वही तो आपकी कमाई आ रही, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या क्या होती है, परचेजेस जो हमने बताया, माइनस ओपनिंग स्टॉक जो पहले से स्टॉक पड़ा था वो भी यूज कर रहे हो, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट विद इन द डोमेस्टिक, तो जितने भी लोगों की है सबको ऐड करो, माइनस में डेप्रिसिएशन, माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब ये मेथड पूरा करेंगे तो क्या आ जाता है, और ये तो मैंने बताई दी, एनआईटी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज। तो ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसका। यानी कि पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एनएनपीएडएफ निकालने के लिए। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या बताया, देखो ध्यान से सुनो। ग्रॉस वैल्यू एडेड को बोला मैंने जीडीपी, जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया, इसको नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एनडीपी एट एमपी। एमपी से एफसी बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करना पड़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किया तो ये हो गया एनडीपी एट एफसी। और नेशनल लाने के लिए एनएनपी पूछना ना, डोमेस्टिक से नेशनल लाने के लिए प्लस एनएफआई ये करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एन एन पी एट। तो वही लिखे, डेप्रिसिएशन लेस किया, एनएडी लेस किया और एनएफआई प्लस कर दिया, तीनों मेथड्स को करते साथ ही काम। क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे हमारे को, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बोल रहे व्हाइल यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के अंदर तो हम इंटरमीडिएट नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट तो वैल्यू एडेड में घटा चुके हैं। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स ऑलरेडी एडेड, क्योंकि एक बार किसी ने खरीदा तो ऐड कर ली। और क्या प्रिकॉशन लेंगे हम, वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड सर्विसेज शुड नॉट बी, कंज्यूम सर्विसेज जो एक बार कंजम्पशन कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन कर लिया, सेल्फ कंज्यूम, उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो सेल के लिए नहीं है। कमीशन अर्न ऑन द अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स का तो कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि उसके पहले ही सब कुछ हो चुका, दोबारा दोबारा वही चीज हो ना, डबल डबल हो जाएगा। imputed rent on the owner house is also taken into account, is also taken into account, मतलब वो ऐड करना है। the value added in the government sector is equal to the compensation of employees only, तो जो गवर्नमेंट का है वो कंपनसेशन एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, जो भी चीज हमारे को एम्प्लॉयर से मिल रही है वो सब कुछ कंपनसेशन। अब बोलो वेजेस, तो वेजेस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में फर्क होता है, क्या फर्क होता है, मैंने आपको वेजेस दी, साथ में मैंने कुछ आपको हाउस रेंट भी दे दिया, गाड़ी का अलाउंस भी दे दिया, एंटरटेनमेंट, तो सब एम्प्लॉयर ही तो दे रहा है, तो जो चीज दे रहा है वो सब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में है। ठीक है, डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइड, एक चीज को दो दो तीन तीन बार काउंट करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब वो बोल रहा है डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड, फॉर दिस वी कैन अडॉप्ट, तो क्या मेथड फॉलो करने पड़ेंगे, फाइनल आउटपुट मेथड। This method takes into account the value output only final goods,
तो हमारे को क्या लॉजिक समझना पड़ेगा कि हमारे को सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू करनी है, क्योंकि आप इंटरमीडिएट भी करते रहोगे तो गड़बड़ी है। कभी बोला था ना इंटरमीडिएट भी दोबारा ऐड नहीं करना। वैल्यू एडेड मेथड से ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट लेस, डेप्रिसिएशन लेस, सब कुछ एनआईडी लेस तो सही है। इस तरह से हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब इससे एमसीक्यू फ्रेम होती जाएगी, बाद में हम आपको एमसीक्यू लिस्ट भी देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे। तो ये पूरा था वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड या आउटपुट मेथड। अब आ जाता है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड में कुछ भी नहीं करना, वेरी वेरी इजी। एनडीपीएटी प्लस एनएफआई एनएनपी बना देंगे। तीनों फॉर्मूले वही वाले चलेंगे हमारे जो पहले कर। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप एक छोटी सी चीज समझ सकते हो। अब डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए आपको क्या क्या ऐड करना पड़ता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड मिक्स इनकम। तो 5 चीजें करनी है आपको। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड मिक्स इनकम। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को बोलते हैं ऑपरेटिंग सर्कल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सर्कल। वेजेस को बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब आप इन पांचों चीजों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? NDPAT-FC। और NDP से डी से आपको एन बनाना है, NNPAT-FC बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस में करना पड़ेगा NFIA। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है NFIA, आरबी से एफसी में जाना है NIT लेस, ग्रॉस से नेट में जाना है डेप्रिसिएशन लेस। तो ये फॉर्मूला था। अब इसके क्या क्या प्रिकॉशन है? इलीगल एक्टिविटीज को ऐड नहीं करना, सेकंड हैंड गुड्स को ऐड नहीं करना, ट्रांसफर इनकम को ऐड नहीं करना। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है कि जो भी चीज ऑलमोस्ट एक तरह से फ्री में मिल रही है, जैसे स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज मतलब अब बूढ़े हो गए इससे पेंशन मिल रही है, काम करने के बाद पेंशन मिल रही है वो तो काउंट होगी, क्योंकि जो भी हम काम के बिहाफ पे लेंगे वो काउंट। इनका मतलब विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब होता है जैसे कुछ सट्टा टाइप। imputed rent of the owner is stated to be rent as a component of the factor। तो ये लेगी, जैसे मैं अपने घर के अंदर काम कर रहा हूँ, एक तरह से पैसा तो लग रहा है ना। इनकम टैक्स इज पेड आउट बाय द कंपनी सप्लाइज, इट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे इनकम टैक्स अगर वो एम्प्लॉय ने पे। और ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो तो पहली बार ही हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका इनकम मेथड। अब हमारा आ गया लास्ट मेथड है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर पहले वैल्यू में था एक तरह से प्रोडक्शन, दूसरे में हो गया इनकम, तीसरे में हो गया एक्सपेंडिचर। तो पूरे देश का खर्चा काउंट कर लो, या पूरे देश की इनकम काउंट कर लो, या पूरे देश का एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, ठीक है, या प्रोडक्शन काउंट कर लो, तो आना तो बराबर ही चाहिए ना। तो इसीलिए 3 मेथड्स होते हैं। तो एनएनपी या टैक्सी के लिए पहले जीडीपी माइनस में, वो बेसिक फॉर्मूला है, उसमें तो कुछ चेंज है नहीं। लेकिन एक्सपेंडिचर में हम क्या करते हैं? जीडीपी या टेम्पी, हालांकि 12th के कोर्स में थोड़ा हटा था बीच में। तो ये 4 चीजें हमने ले ली है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। व्हेनेवर यू ऐड दिस 4 देन यू कैन गेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पे जाना चाहिए। नेट इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन एंड फाइनल। ये 4 चीजें याद कर लेना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। प्रिकॉशन क्या क्या लेने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में? ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर को लेना है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, पहले भी कर चुके हैं। सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लेना, ये पहले भी बता चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल। तो जो शेयर्स एंड बॉन्ड्स है वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो एक्सपेंडिचर पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पेपर क्लेम भी है वैसे। ट्रांसफर इनकम को नहीं लेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम तो बेसिकली कुछ वैसी दी जा रही है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स ये हमारे को लेना है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इंप्यूटेड रेंट। जैसे मैंने कहा घर के अंदर अगर सपोज कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, घर के अंदर बुटीक खोला हुआ है, घर के अंदर कुछ भी है तो उसको लेंगे। अब ये जनरल बेसिकली 3 मेथड्स खत्म है। इन मेथड्स में क्या क्या चीजें जनरल आती हैं तो बहुत आसान है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पूरा का पूरा।
एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग एक्सेट्रा। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिटी, इस तरह से। और टर्शरी मतलब सारी सर्विसेज, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ टर्शरी। और क्या, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है। फैक्टर पेमेंट में आपको बता चुका हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, चार होती है। ट्रांसफर इनकम का मतलब अभी मैंने बताया आपको, वो इनकम जो एक तरह से मुफ्त में दी जाती है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। ट्रांसफर पेमेंट वो जो आ रही है वो इनकम है, जो जा रही है पेमेंट, ठीक है, चीजें वही है। उसके बाद बात करते हैं अदर रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो ये नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, आपके हाथ में सैलरी है 10,000, ठीक है, अब आपका चालान कट गया 500 रुपए का, तो हाथ में क्या बचे, 9,500। अब ये 9,500 है, या आपके हाथ में 10,000 सैलरी, 500 का चालान कट गया और उसके ऊपर इनकम टैक्स लग गया 2,000, हाथ में तो 7,500 बचा। वो है जिसको आप खर्च कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ऐसे देश की भी होगी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बाय एडिंग ऑल द करंट ट्रांसफर इन कैश रिसीवेबल इन बाय रेजिडेंट इंस्टीट्यूशन यूनिट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स, जो बाहर से आ रहा है, एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल करंट ट्रांसफर इन कैश पेबल बाय रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट्स टू द नॉन। तो इसको आपको लेस करना पड़ेगा, तो वो क्या आ जाएगा, क्योंकि आपने देश की देखनी है ना, तो क्या बोल रहे हैं, नेशनल, वो जो हम खर्च कर सकते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की कैटेगराइज ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल, ग्रॉस में से माइनस नेट करंट ट्रांसफर, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। ट्रांसफर का मतलब ऑल जितनी भी बुक में चीजें आती हैं, ठीक है, प्लस करंट ट्रांसफर रिसीवेबल बाय रेजिडेंट यूनिट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बाहर से भेजना। और फिर नेट डिस्पोजेबल इनकम इज द ग्रॉस अर्निंग लेस ओनली वन मैंडेटरी डिडक्शन, स्टेट और फेडरल टैक्सेस, इसमें से टैक्सेस अभी बताया था, पर्सनल में भी टैक्सेस घटते हैं। आगे आ रहा है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटी टू द प्राइवेट सेक्टर, पहले ये हेड लेना पड़ेगा, हेड गिवन हो। फिर इसमें एनएफआईए प्लस नॉन डेट इंटरेस्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस करंट ट्रांसफर और गवर्नमेंट, इन सबको ऐड करोगे तो क्या बनता है, प्राइवेट इनकम। ये पहले बहुत क्वेश्चन आते थे नेशनल इनकम में, आप भी आते। और पर्सनल इनकम का मतलब क्या हो गया, ये जब भी मैं बता रहा था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये बता रहा था। पर्सनल इनकम मतलब जो नेशनल इनकम है उसमें सारे ट्रांसफर इनकम जो भी आपके पास आया, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, माइनस में कॉर्पोरेट रिटेन अर्निंग, जिन्होंने अपने पास रख लिया पैसा, वो नहीं मिला, वो लेस। और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के अंदर क्या आता है, पर्सनल इनकम माइनस में पर्सनल टैक्सेस, जैसे मैंने दिया। तो दिस इज ऑल यू कैन से इन शॉर्ट पूरा नेशनल इनकम को समझाने का प्रयास किया है। और जो भी डाउट आएगा तो आप क्लासेस में पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर नोट्स वगैरह तो हम आपको देंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे।